मूवी के शुरुआती डिस्क्रिप्शन में हमें बताया जाता है कि बागियों ने साम्राज्य के एक बड़े हथियार डेथ स्टार का खुफिया मैप चुरा लिया है और वो उसे लेकर भाग रहे होते हैं। डेथ स्टार इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आसानी से किसी भी प्लेनेट को एक बार में ही खत्म कर सकता है। बागी दस्ते की मेजबानी शहजादी लिया के हाथों में होती है और वो डेथ स्टार के मैप को लेकर वहाँ से जा रही होती हैं। मगर तभी उनके प्लेन स्टारशिप जिससे वो भाग रही होती हैं उन पर हमला हो जाता है और डार्थ वेडर जो उनके पीछे पड़ा हुआ था वो उनके जहाज में आ जाता है। डार्थ वेडर के सैनिक धीरे धीरे स्टारशिप पर मौजूद सभी सैनिकों को खत्म कर रहे थे। उस जहाज के ऊपर ही 2 ड्रॉइड यानी रोबोट भी थे। उनमें से एक का नाम R2D2 और दूसरे का नाम C3PO था। उनमें से ही एक रोबोट R2D2 के अंदर शहजादी लिया कुछ इन्फॉर्मेशन को डाल देती हैं और फिर R2D2 C3PO के पास चला जाता है। डार्थ वेडर अपने सैनिकों से कहता है कि स्टारशिप पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबको मेरे सामने पेश किया जाए और तब तक वो दोनों रोबोट R2D2 और C3PO उस जहाज से ही कनेक्टेड एक और रेस्क्यू शिप में बैठ जाते हैं और वो रेस्क्यू शिप मेन जहाज से डीअटैच होकर उनको बहुत दूर ले जाती है। अब जहाज के ऊपर शहजादी लिया को पकड़ लिया जाता है। उनसे पूछताछ होती है कि डेथ स्टार का मैप कहाँ है, मगर रानी डार्थ वेडर से साफ साफ कह देती है कि उसको डेथ स्टार के मैप के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो तो यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए निकली थी। डार्थ वेडर के सभी सैनिक उस जहाज का चप्पा चप्पा छान मारते हैं मगर उनको वहाँ पर डेथ स्टार के मैप का नामो निशान नहीं मिलता। जनरल विलार्ड डार्थ वेडर को आकर बताता है कि इस जहाज पर कुछ मौजूद नहीं है, मगर इस जहाज से कुछ देर पहले एक रेस्क्यू जहाज निकल गया था और शायद उसी जहाज में डेथ स्टार के मैप को छिपाया गया हो। तो डार्थ वेडर अपने सैनिकों से कह देता है कि इंतजार किस बात का, जल्द से जल्द उस रेस्क्यू शिप का पीछा करो। अब अगले सीन में हमें R2D2 और C3PO को दिखाया जाता है। वो दोनों टैटूइन प्लेनेट पर होते हैं। उन दोनों के बीच छोटी सी बहस हो जाती है। इस वजह से R2D2 एक अलग रास्ते और C3PO एक अलग रास्ते निकल जाता है। आगे कुछ दूर जाकर C3PO थक जाता है। उसको अपनी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और वो उसको हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश करता है। अब हमें R2D2 को दिखाया जाता है। वो रेगिस्तानी रास्ता ना चुनकर एक पहाड़ी रास्ता चुनता है, मगर उन पहाड़ियों में एक खतरा था। उन पहाड़ियों में जावाज नाम की एक प्रजाति रहती थी जो कि ड्रॉइड्स यानी रोबोट्स को चुराकर उनको दूसरे लोगों को बेच दिया करती थी और फिर थोड़ी देर में जावाज प्रजाति R2D2 पर हमला कर देती है, जिस वजह से R2D2 का सिस्टम बंद हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और जावाज प्रजाति के लोग उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं। अब हमें गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है। R2D2 का सिस्टम काम करने लगता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ रोबोट्स हैं और इधर उधर झांकने पर उसे अपना दोस्त C3PO भी मिल जाता है। C3PO यहाँ पर इसलिए फंस जाता है क्योंकि वो गाड़ी जिसे C3PO रोकना चाहता था वो असल में इन जावाज प्रजाति के लोगों की होती है। और वहीं दूसरी तरफ डार्थ वेडर के सैनिक टैटूइन ग्रह पर पहुंच चुके होते हैं। वो लोग इधर उधर R2D2 और C3PO को ढूंढ रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि जावाज प्रजाति के लोग अपने ट्रक में लाए गए ड्रॉइड्स यानी रोबोट्स को एक फैमिली के सामने पेश कर देते हैं ताकि वो फैमिली उनमें से कुछ ड्रॉइड्स यानी रोबोट्स को खरीद सके। उस फैमिली में ल्यूक, उसके अंकल ओवन और उसकी आंट होती हैं। ल्यूक के अंकल ओवन जावाज प्रजाति से R2D2 और C3PO को खरीद लेते हैं। अब हमें आगे दिखाया जाता है ल्यूक R2D2 को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी R2D2 झटके से एक मैसेज चला देता है। वो मैसेज लिया के द्वारा दिया गया था। उस मैसेज में लिया अपनी हेल्प के लिए किसी ओबी-वान कनोबी को बुलाने की बात कर रही थी। उस मैसेज को सुनकर ल्यूक कहता है कि शायद से मैं ओबी-वान कनोबी को जानता हूँ। ये आदमी बूढ़े अंकल बेन है जो कि रेगिस्तान में फकीरों की तरह घूमते रहते हैं। अब हमें आगे दिखाया जाता है ल्यूक अपनी फैमिली के साथ खाना खाते हुए अपने अंकल बेन से पूछता है कि वो R2D2 रोबोट अपना मालिक किसी ओबी-वान को बता रहा है और उसके हिसाब से शायद से वो बूढ़े अंकल बेन ही ओबी-वान कनोबी हैं जो कि रेगिस्तान में घूमते हैं। मगर उसके अंकल ओवन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो ओबी-वान कनोबी को जानते हैं। ओबी-वान कनोबी बहुत सालों पहले उसके पिता के साथ ही मर चुके हैं। अब अगले सीन में हमें शाम को दिखाया जाता है। ल्यूक को पता चलता है कि R2D2 वहाँ से भाग चुका है। C3PO ल्यूक से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द R2D2 को ढूंढना होगा, मगर ल्यूक C3PO को मना कर देता है और कहता है कि रात के समय वहाँ पर सैंड पीपल नाम की प्रजाति का बहुत ज्यादा खतरा है। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है ल्यूक तुरंत ही अपने जहाज पर C3PO के साथ R2D2 को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद ल्यूक को R2D2 मिल जाता है, मगर तब तक एक गड़बड़ हो जाती है। सैंड पीपल नाम की प्रजाति के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो ल्यूक पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और तुरंत ही जाकर ल्यूक के शिप में से उसका सामान चुराने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो सभी सैंड पीपल को डराकर वहाँ से भगा देता है और ल्यूक को भी होश में लेकर आता है। ये आदमी और कोई नहीं होता बल्कि ओल्ड बेन था, जिसके बारे में ल्यूक अभी पहले बात कर रहा था। ल्यूक ओल्ड बेन से पूछता है कि आप ओबी-वान कनोबी को जानते हो? तो ओल्ड बेन कहते हैं कि हाँ, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ल्यूक कहता है कि उसके अंकल का मानना है कि ओबी-वान कनोबी उसके पिता के साथ मर चुके हैं, मगर ओल्ड बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। ओबी-वान कनोबी और कोई नहीं, मैं खुद हूँ और इस नाम को मैंने बहुत अरसों पहले ही बदल दिया है। मैंने इसका इस्तेमाल करना अब बिल्कुल बंद कर दिया है। और फिर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे जाकर ओल्ड बेन, जो कि असल में ओबी-वान कनोबी थे, वो ल्यूक को बताते हैं कि उसके पिता और मैं
एक साथ ही काम करा करते थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और ओबी वैन कनोबी ल्यूक को उसके पिता का लाइट सेबर भी देते हैं। ल्यूक ओबी वैन कनोबी से पूछता है कि उसके पिता की हत्या कैसे हुई, तो ओबी वैन बताते हैं कि डार्थ वेडर जो कि तुम्हारे पिता का एक शिष्य था, उसी ने डार्क साइड की ओर जाकर तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। अब ओबी वान R2-D2 के अंदर जो शहजादी लिया ने मैसेज भेजा था उसको सुनते हैं। उसमें शहजादी लिया कहती हैं कि उनके जहाज पर हमला हो चुका है और वो ओबी वान से चाहती हैं कि वो इस मैसेज को अपने पिता के पास ले जाएं, जो कि एल्ड्रिन ग्रह पर हैं, ताकि वो उनकी कुछ मदद कर सकें। अब ओबी वान ल्यूक को फोर्स के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं इस दुनिया की हर चीज में फोर्स मौजूद है और फोर्स की मदद से ही इस पूरी दुनिया में संतुलन बना हुआ है। इस फोर्स की दो साइड हैं, एक लाइट साइड और एक डार्क साइड। तुम्हारे पिता एक जडाई योद्धा थे जिनके पास फोर्स की शक्तियां थी और वो लाइट साइड में थे, जो कि डार्क साइड के लोगों को रोका करते थे। ओबी वान कनोबी ल्यूक से कहते हैं क्यों ना तुम भी अपने पिता की तरह फोर्स की विद्या सीखो और एल्ड्रिन ग्रह पर इस मैसेज को पहुंचाओ। मगर ल्यूक इस बात के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उसको पता था कि उसके अंकल उसे साफ साफ मना कर देंगे। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि ल्यूक और उसके साथ बाकी सब लोग देखते हैं कि जावास प्रजाति के लोग जिनके साथ R2-D2 और C-3PO आए थे, उनको साम्राज्य के सैनिकों ने मार दिया था। तभी ल्यूक को याद आता है कि जावास प्रजाति के लोगों से R2-D2 और C-3PO को तो उसके अंकल बेन नहीं खरीदा था, और साम्राज्य के सैनिक उन सभी लोगों को मार रहे थे जिनके पास R2-D2 और C-3PO गए थे। उसको समझ आ जाता है कि उसके अंकल और आंट को बहुत ज्यादा खतरा है। वो भागते हुए अपनी शिप में बैठकर अपने अंकल और आंटी के पास निकल जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसके पूरे घर को जला दिया गया है और उस घर में उसके अंकल और आंट को भी मार दिया गया है। ल्यूक ये सब देखकर वापस ओबी वैन के पास आ जाता है। ल्यूक के मन में गुस्सा था। वो ओबी वान से कहता है कि वो एल्ड्रिन ग्रह पर जाएगा और जेडाई विद्या को भी सीखेगा। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि ओबी वान सभी के साथ उस शिप में मॉस आइसले नाम की जगह पर जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था, जहाँ से उनको एक स्पेसशिप और एक पायलट आसानी से मिल जाता। और जब वो सब लोग आगे की तरफ जा रहे थे, तभी उनको कुछ साम्राज्य के सैनिक घेर लेते हैं। मगर ओबी वान कनोबी भी एक जेडाई योद्धा थे, उनके पास भी फोर्स की बहुत सी शक्तियाँ थीं, और उन्हीं में से एक शक्ति के साथ ओबी वान साम्राज्य के सैनिकों का माइंड कंट्रोल कर लेते हैं और आसानी से उनके सामने से ही निकल जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें एक हान सोलो नाम का पायलट मिलता है, जिसके पास अपना जहाज था। ओबी वान और ल्यूक हान सोलो से अपनी डील फाइनल करके चले जाते हैं। मगर हान सोलो के पास जो जहाज था, वो वहाँ पर एक जावा द हट नाम के क्रिएचर ने ही अपने कब्जे में कर रखा था, क्योंकि हान सोलो ने उससे कुछ कर्जा लिया था और कर्जा ना देने पर जावा द हट ने हान सोलो का प्लेन अपने कब्जे में कर लिया था। मगर हान सोलो किसी तरह से जावा द हट को मना लेता है और उससे कुछ और दिन की मोहलत मांग लेता है। अब डील फाइनल हो चुकी थी। ल्यूक, ओबी वान, C-3PO और R2-D2 वो चारों लोग वहाँ से निकलने के लिए हान सोलो के प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। मगर तब तक वहाँ पर गैलेक्टिक एम्पायर यानी साम्राज्य के सैनिक पहुँच चुके थे। वो आते ही वहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर हान सोलो किसी तरह उनसे बचकर अपने प्लेन को टैटून ग्रह से उड़ाकर ले जाता है। मगर साम्राज्य के सैनिक इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। वो भी अपने जहाजों को हान सोलो के जहाज के पीछे लगा देते हैं। मगर हान सोलो उनसे बचने के लिए अपने जहाज को हाइपर स्पेस में ले जाता है, यानी अपने जहाज की स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज ले जाकर उनके चंगुल से बच जाता है। अगले सीन में हमें गैलेक्टिक एम्पायर के एक जहाज में दिखाया जाता है। जनरल टार्किन के सामने शहजादी लिया को पेश किया जाता है और वो शहजादी लिया से पूछता है कि बागियों का अड्डा कहाँ पर है। मगर शहजादी लिया उससे साफ मना कर देती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जनरल टार्किन अब शहजादी लिया को धमकी देता है कि अगर उसने बागियों के अड्डे के बारे में नहीं बताया तो एल्ड्रिन ग्रह को एक ही बार में नष्ट कर देगा। शहजादी लिया इस बात से थोड़ा डर जाती हैं और वो बताती हैं कि बागियों का अड्डा टैटूइन ग्रह पर है। मगर बागियों का अड्डा पता चलने के बावजूद भी जनरल टार्किन एल्ड्रिन ग्रह को डेथ स्टार से एक ही बार में नष्ट कर देता है। अब हमें हान सोलो के जहाज मिलेनियम फैल्कन के अंदर दिखाया जाता है। जैसा कि हमें पता था कि ल्यूक के पिता एक जेडाई योद्धा थे, इस वजह से ल्यूक के अंदर भी उनकी कुछ खूबियां थी और इसी वजह से वो अपने अंदर की फोर्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी वहाँ पर बैठे हुए ओबी वान को अपनी फोर्स की शक्तियों से कुछ महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत से लोग एक साथ चीखे हों और फिर तुरंत ही उनकी चीख बंद हो गई हो। ये सब उनको इसलिए महसूस होता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जनरल टार्किन के द्वारा एल्ड्रिन ग्रह एक ही बार में नष्ट कर दिया गया था। अब गवर्नर टार्किन और डार्थ वेडर को पता चलता है कि शहजादी लिया ने उनको जो पता दिया था वो एकदम गलत था। थोड़ी देर बाद हान सोलो और उसका साथी चुई अपने जहाज मिलेनियम फैल्कन के साथ एल्ड्रिन ग्रह जहाँ पर होता है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एल्ड्रिन ग्रह को वहाँ पर ना पाकर ओबी वान समझ जाते हैं कि उस ग्रह को डेथ स्टार से अब नष्ट कर दिया गया है। मगर तभी एक छोटा सा गैलेक्टिक एम्पायर यानी साम्राज्य का जहाज उनके ऊपर से निकल जाता है। वो सोचते हैं कि वो उस जहाज का पीछा करेंगे, मगर थोड़ी दूर तक उस जहाज का पीछा करने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो छोटा सा जहाज वहाँ से डेथ स्टार की ओर जा रहा था। हान सोलो अपने जहाज को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर डेथ स्टार इतना बड़ा होता है, इस वजह से उसकी ग्रेविटी हान सोलो के जहाज को अपनी तरफ खींच रही थी। हान सोलो की लाखों कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और उनका जहाज
डेथ स्टार के अंदर ही लैंड करता है। जनरल टार्किन डार्थ वेडर को बताता है कि डेथ स्टार के अंदर एक बड़ा सा जहाज घुस आया है और ये वही जहाज है जो कि टैटूइन ग्रह से भागा था, जिसके बारे में हमारे सैनिकों ने बताया है। अब हान सोलो के जहाज मिलेनियम फैल्कन की जांच होने लगती है। सभी सैनिक मिलकर उस जहाज का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, मगर उनको उस जहाज में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग उस समय जहाज के नीचे छुपे हुए थे और जो सैनिक जहाज के अंदर जांच कर रहे थे वो लोग उन सैनिकों को मारकर उनकी ड्रेस को छीन लेते हैं। ड्रेस को पहनकर वो अपने जहाज से निकल जाते हैं। इस वजह से उन पर कोई शक भी नहीं करता और फिर वो जाकर वहाँ के एक कंट्रोल रूम पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। R2-D2 एक टेक्निकल रोबोट था। कंट्रोल रूम के अंदर से ही वो जांच करके बताता है कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की बिजली को बंद कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड काम करना बंद कर देगी और वो आसानी से अपने जहाज के साथ डेथ स्टार से दूर जा सकेंगे। इस काम को करने के लिए ओबी-वान वहाँ से खुद जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी की जान को खतरा हो। वो ल्यूक से कहते हैं कि तुम इन सब की देखभाल करना और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद R2-D2 जांच करके बताता है कि शहजादी लिया को भी इसी जहाज पर छुपाया हुआ है। ये बात सुनकर ल्यूक कहता है कि उसे अब शहजादी लिया को बचाना होगा। शहजादी लिया को बचाने के लिए ल्यूक एक प्लान बनाता है। वो हान सोलो के साथी च्यूई को एक बंदी बनाना चाहता था ताकि वो उसके सहारे शहजादी लिया तक पहुंच सके और उसी प्लान को फॉलो करते हुए वो च्यूई को अपने साथ ले जाते हैं। च्यूई को साथ लेकर वो लोग लेवल 5 के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर शहजादी लिया को बंदी बनाकर रखा गया था। वो दोनों कुछ सैनिकों को मारकर शहजादी लिया के पास पहुंच जाते हैं। डार्थ वेडर के पास भी फोर्स की शक्तियां थी, मगर उसकी फोर्स की शक्तियां डार्क साइड की होती हैं। वो भी अपनी फोर्स की शक्ति से महसूस कर लेता है कि ओबी-वान डेथ स्टार के ऊपर आए हुए हैं। जनरल टार्किन डार्थ वेडर से कहता है कि सभी जड़ा योद्धाओं को तो मार दिया गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओबी-वान अभी तक जिंदा है और वो हमारे डेथ स्टार पर आया हुआ है। और अब दूसरी तरफ हान सोलो और ल्यूक दोनों मिलकर शहजादी लिया को छुड़ा तो लेते हैं, मगर उनके पास वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वो लोग सैनिकों के बीच घिर चुके थे। सभी सैनिक उन पर गोलियां चला रहे थे। तभी शहजादी लिया एक वेंटिलेशन डोर को खोलती है और वो तीनों के तीनों उस वेंटिलेशन डोर से नीचे की तरफ चले जाते हैं, मगर वो वेंटिलेशन डोर एक बड़े से कमरे से जुड़ा हुआ था। वो कमरा पूरे जहाज का कबाड़ खाना फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और तभी उस कमरे के अंदर पड़े हुए कूड़े को क्रश करने के लिए उसके आसपास की दीवारें आपस में जुड़ने लगती हैं। शहजादी लिया, ल्यूक और हान सोलो तीनों अब फंस चुके होते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह इन पास आती हुई दीवारों को रोका जा सके। ल्यूक R2-D2 को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, मगर शुरुआत में उनका कनेक्शन नहीं होता। मगर थोड़ी देर बाद जब R2-D2 से कनेक्शन होता है तो ल्यूक स्काईवॉकर जल्द से जल्द R2-D2 से कहता है कि तुम यहाँ की बिजली बंद कर दो ताकि ये दीवारें रुक सकें। R2-D2 से जैसा कहा गया था वो भी वैसा ही करता है। बिजली बंद करने के बाद वहाँ की दीवारें रुक जाती हैं और R2-D2 फिर वहाँ का गेट खोल देता है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर आ सकें। अब हमें ओबी-वान को दिखाया जाता है। वो भी अपनी जगह पर जाकर डेथ स्टार की मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर देते हैं ताकि वो अपने स्पेसशिप की मदद से डेथ स्टार से निकल सकें। हान सोलो, ल्यूक और बाकी सबके पीछे सैनिक पड़े हुए थे, मगर वो लोग कुछ सैनिकों को मारते हुए, चकमा देते हुए उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और जहाज तक पहुंच जाते हैं। जहाज के पास जाकर वो लोग देखते हैं कि जहाज के पास बहुत से सैनिक खड़े हुए हैं और सभी सैनिकों का ध्यान एक दूसरी तरफ होता है, जहां पर ओबी-वान और डार्थ वेडर की लड़ाई हो रही थी। इसका मतलब डार्थ वेडर ने ओबी-वान को ढूंढ लिया था। सैनिकों का ध्यान उनकी तरफ ना होने का फायदा उठाकर वो लोग एक एक करके जहाज के अंदर घुस जाते हैं, मगर डार्थ वेडर और ओबी-वान की लड़ाई में अब डार्थ वेडर ओबी-वान को मार देता है। ओबी-वान को मरता हुआ देखकर ल्यूक बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपने आसपास खड़े सभी सैनिकों को गोलियों से मारने लगता है, मगर सभी लोग उसको समझाकर स्पेसशिप के अंदर बुला लेते हैं और फिर हान सोलो अपनी स्पेसशिप को उड़ाकर वहां से ले जाता है। मगर उनके स्पेसशिप का पीछा साम्राज्य के कुछ वॉरशिप्स भी करने लगते हैं, मगर ल्यूक और हान सोलो मिलकर सभी वॉरशिप्स को एक एक करके मार देते हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डार्थ वेडर जनरल टार्किन को बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उनके जहाज पर एक ट्रांसमीटर फिट करवा दिया था और जैसा कि अब वो सब अपने जहाज के साथ बागियों के अड्डे पर जाएंगे और उस ट्रांसमीटर की मदद से उनको बागियों के अड्डे का पता चल जाएगा। जहाज के अंदर रानी हान सोलो से कह रही थी कि गैलेक्टिक एम्पायर यानी साम्राज्य के सैनिकों ने उन्हें बहुत जल्द और आसानी से छोड़ दिया। इसका मतलब उन लोगों ने हमारे जहाज के ऊपर किसी ट्रांसमीटर को फिट किया है और शायद उसी की मदद से वो अब हमारा पीछा करेंगे। मगर रानी एक बात का शुक्र मनाती हैं कि उन्होंने डेथ स्टार का मैप जो कि R2-D2 के अंदर फिट किया था उसके बारे में डार्थ वेडर को कुछ पता नहीं चला। मगर हान सोलो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ अपना पैसा चाहिए ताकि मैं अपना उधार चुका सकूं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग मिलेनियम फैल्कन शिप की मदद से याविन ग्रह पर पहुंच चुके होते हैं। याविन ग्रह बागियों का अड्डा होता है, मगर उनके पीछे पीछे डेथ स्टार भी याविन की तरफ बढ़ रहा था। याविन ग्रह पर पहुंचकर बागियों के द्वारा R2-D2 के अंदर डेथ स्टार के मैप की जांच की जाती है कि डेथ स्टार बहुत ही बड़ा और खतरनाक है, वो आराम से किसी भी बड़े हमले को झेल सकता है। डेथ स्टार को हराने का उनके पास सिर्फ एक तरीका होता है कि अगर कोई एक छोटे जहाज की मदद से डेथ स्टार के अंदर ही बने एक सकरे रास्ते से जाकर एक छोटे से 2 मीटर के गड्ढे में अपनी टॉर्पेडो मिसाइल्स को छोड़ दे तो काम बन सकता है। उस छोटे से गड्ढे से वो टॉर्पेडो मिसाइल्स डेथ स्टार के मेन रिएक्टर से कनेक्ट होंगी और अगर उन लोगों का निशाना बिल्कुल सही लगा तो टॉर्पेडो मिसाइल्स रिएक्टर में अंदर जाकर
एक चेन रिएक्शन शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से वो डेथ स्टार एक ही बार में नष्ट हो जाएगा। हान सोलो इन सब बातों को सुनना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसे अपने पैसे जल्द से जल्द मिल जाएं और वो वहाँ से चला जाए। जब हान सोलो को पैसे दे दिए जाते हैं तो ल्यूक हान सोलो को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि हान सोलो एक बहुत अच्छा पायलट था और उनको हान सोलो की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मगर हान सोलो इन सब झमेलों से दूर रहना चाहता था, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर में युद्ध शुरू हो जाता है। बागियों की तरफ से बहुत से छोटे छोटे जहाज भेज दिए जाते हैं और उनका सामना करने के लिए डेथ स्टार में से भी बहुत से वॉरशिप्स निकल जाते हैं। घमासान युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। बागियों के छोटे जहाज उस सकरे रास्ते में से घुसकर कंप्यूटर की मदद से टॉर्पेडो मिसाइल्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। बागियों को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब वो सब लोग हार चुके हैं। इतनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद ल्यूक अपने जहाज के साथ उस सकरे रास्ते में चला जाता है, मगर ल्यूक के पीछे उस समय साम्राज्य की तरफ से 3 वॉरशिप्स लग जाते हैं। वो ल्यूक को मारने ही वाले होते हैं, मगर तभी पीछे से हान सोलो अपने मिलेनियम फैल्कन के साथ आता है और ल्यूक की जान बचा लेता है। ल्यूक हान सोलो से कहता है कि उसे भरोसा था कि वो वापस जरूर आएगा। अब ल्यूक अपनी टॉर्पेडो मिसाइल्स के साथ उस गड्ढे के करीब जा रहा था। वहाँ पर जाकर ल्यूक अपने कंप्यूटर सिस्टम को ना यूज करके मैनुअली अपने हाथों से ही टॉर्पेडो मिसाइल्स को उस गड्ढे में डालने का सोचता है, क्योंकि ल्यूक को उस समय अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दे रही थी कि तुम्हारे अंदर फोर्स है। और अब जैसे ही ल्यूक डेथ स्टार के उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है, वो मैनुअली अपने हाथों से ही टॉर्पेडो मिसाइल्स को छोड़ देता है और उस समय ल्यूक का निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। टॉर्पेडो मिसाइल्स सीधा रिएक्टर में जाती हैं और एक ही बार में वो पूरा डेथ स्टार नष्ट हो जाता है। ल्यूक और हान सोलो जंग से वापस आ जाते हैं। सभी बागी जो याविन ग्रह पर थे सब खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने डेथ स्टार जैसे बड़े वेपन को एक ही बार में नष्ट कर दिया था। और अब हमें एक सम्मान समारोह में दिखाया जाता है। वहाँ पर लिया के द्वारा ल्यूक और हान सोलो दोनों को मेडल पहनाया जाता है और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।